वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए सेट नंबर 28 लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल में देखे होंगे, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का टोटल 26 सेट अपलोड कर चुका हूँ और अभी मैं केवल और केवल रैपिड फायर क्लास स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए आज देखते हैं आप लोगों के जो क्वेश्चन का टोटल मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा विथ डिस्कशन, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जनाब, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है क्या कहलाता है? सबसे पहले फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एबोनी एज कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एबोनी एज। याद रखिएगा, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर स्टॉक स्लाइड करता है उसे बोलते हैं एबोनी एज। क्लियर है? होपफुली आप लोग देखे होंगे टी स्क्वायर। सबसे पहले देखिए टी स्क्वायर का बनाते होंगे तो इस टाइप से आप लोग बनाते होंगे। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है इसके बीच आपस में कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ बनाइए तो कितना डिग्री होगा आप बताइए खुद से, कितना डिग्री होगा? 90। तो हम इसे याद रखिएगा, इसमें जो एंगल बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? आप देखिए इसमें 2 पॉइंट्स आता है। ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग शीट को देखकर ड्राइंग संबंधित कार्य करने के लिए करते हैं। क्लियर है? और ड्राइंग बोर्ड की जो ऊपरी सतह होती है हमेशा ही समतल होती है अर्थात प्लेन होती है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब इसके साथ साथ याद रखिए टी स्क्वायर की माप ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, यानी इसकी जो माप लेते हैं ना हमेशा इसका लोग ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए टी स्क्वायर हार्ड लकड़ी की पट्टियों से बना होता है और इसकी छोटी पट्टी को हेड बोलते हैं, यानी इसकी जो छोटी पट्टी होता है उसको बोलते हैं हेड बोलते हैं। क्वेश्चन आता है तो टी स्क्वायर की छोटी पट्टी को हेड या फिर स्टॉक कहते हैं, वही लंबी पट्टी को इसको ब्लेड बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। इस सारी चीज़ को याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर किसकी माप ली जाती है? तो ऑलमोस्ट मैं बताया था टी स्क्वायर द्वारा किसकी माप ली जाती है, तो अभी मैं जस्ट बताया था टी स्क्वायर के द्वारा ब्लेड की लंबाई की माप लेते हैं, ब्लेड की लंबाई की माप लेते हैं। क्लियर है? और लंबाई सबसे पहले याद रखिएगा, जो लंबाई लंबी जो पट्टी होता है उसे ब्लेड कहते हैं। याद रखिएगा जो टी स्क्वायर की जो लंबी पट्टी होता है, टी स्क्वायर की जो लंबी पट्टी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट कहते हैं, इस ब्लेड बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा, लंबी प्लेट को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इससे हम लोग बोलते हैं ब्लेड। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो छोटी पट्टी होता है अर्थात छोटी पट्टी जो आप लोग देखे थे, तो छोटी पट्टी को हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, हेड को ही स्टॉक भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके कई साइज होते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। जो सबसे बड़ा जो साइज होता है वह टी नॉट होता है, फिर होता है T1 होता है, फिर T2 होता है, फिर इस प्रकार T3 होता है। सबसे बड़ा साइज का जो वैल्यू होता है वो 1500 mm होता है। याद रखिए हमेशा mm में होता है। वही T1 की बातें करना चाहता तो 1000 mm होगा। क्लियर है? उसी प्रकार T2 की बातें करना चाहता तो 700 mm होगा। और लास्टली अगर हम T3 की बात करना चाहते तो 500 mm होगा। इस टाइप से अपना गतिशील चलता रहता है। चलिए प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के कोण मापे जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें प्रोटेक्टर से कुल 1 डिग्री के शुद्धता कोण मापे जाते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो 1 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए मैं रैपिड फायर की तरह कराऊंगा ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे। देखिए 6 व्यक्ति एक्स वाई जेड पी क्यू और आर एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स और जेड एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो वाई जो एक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है वह भी पी के ठीक विपरीत बैठा है। आर एक्स के बगल में नहीं बैठा है। वाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? सबसे पहले जब भी स्टेप्स का आता है फ्रेंड तो केंद्र की ओर है। देखिए केंद्र की ओर है ना, तो हम लोग क्या करें टोटल 6 लोगों को बैठाएंगे। देखिए इस टाइप से आप लोग को बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले इस टाइप से कीजिए, 2 हो गया, ये 2 2 कितना हो गया? 4। आइए क्या हो गया? 6 लोग बैठ गया। और आप लोग को सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लिखा एक्स और जेड एक दूसरे के विपरीत बैठा है। तो चलिए फ्रेंड्स मान ली एक्स है, मान ली तो जेड यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत हो गया। फिर लिख रहा वाई जो एक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो हमेशा सेकंड के लिए आता है। तो वाई जो है ना एक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो वाई जो है एक्स के ठीक बाईं ओर, तो इस टाइप से वाई को बैठा देंगे। क्लियर है? फिर लिख रहा वह भी पी के ठीक विपरीत बैठा है, यानी कि ये जो है ना वाई जो पी के ठीक विपरीत बैठ गया। अब लिखा आर एक्स के बगल में नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पे आप लोग आर को नहीं बैठाएगा, तो मोस्टली आर को यहाँ पे बैठा देंगे। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा हम मैच मिटा देते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़ेगा, तो आप लोग के क्या बच गया? एक्स हो गया। देखिए एक्स मैं लिख दिया हूँ, यानी कि जिसका इसका लिख दिया उसका मैं आप यूज नहीं करेंगे। एक्स यूज कर दिए, वाई भी यूज कर दिए, जेड भी यूज कर दिए, पी भी यूज कर दिए। अब एक क्यू के बाकी क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे। अब लिख रहा है वाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? वाई और जेड का बोला। तो फ्रेंड्स वाई और जेड के लिए हम लोग जाएंगे, वाई और जेड। तो देखिए ये वाई है और ये जेड है, तो दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? आर। तो हम लोग राइट आंसर करेंगे आर, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आप लोग सेटिंग अरेंजमेंट बनाए होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने में ही लग रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ें तो आप लोग और आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1 के बाद क्या लिखे? 2, फिर 2 के बाद 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये आप लोग का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक निश्चित कुड भाषा में कुड को 67095 लिखा जाता है, क्रॉन को 85317 लिखा जाता है, डॉट को 26450 लिखा था। उसी कुड भाषा में डी को क्या लिखाएगा? फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग कॉमन देखिएगा क्या आता है। तो कॉमन के अकॉर्डिंग
देखें तो डी का आप लोग आ जाएगा 6 आंसर। क्लियर है, मैं समय अभी आप लोग देख लीजिए, खुद से क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है, देखिए सी है दोनों में आगे कॉमन, और देखिए और इसमें क्या ओ, तो ओ को कॉमन कर दिए। अब ये दोनों में देखिए क्या क्या डिजिट मिल रहा था, तो हम लोग देखना चाहते हैं 7 मिल गया। क्लियर है, उसके साथ साथ देखिए 5 मिल गया, ये हो गया। और हम लोग बातें करना नेक्स्ट में, तो देखिए नेक्स्ट से बातें करना चाहते हैं, देखिए इसमें डी है और मोस्टली यहाँ भी डी मिल गया। फिर यू, तो यू दोनों में काट दिए। क्लियर, आप संख्या देखेंगे तो फ्रेंड इसमें संख्या का देखें तो 6 है और 0 9 बच गया, तो 6 को और 0 को कैंसिल कर दिए। हम लोग को क्या बोला था डी का, तो आप लोग को डी को देखना है किस में आ रहा था। देखिए डी यानी कि देखा तो इसमें दोनों में आएगा, तो ऑलमोस्टली क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसे आप लोग को मैचिंग कर रहे हैं, यानी किसको इंटरचेंज कीजिए कि टोटल इक्वल आप लोग का 35 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए को ही चेक कीजिए। देखिए 15 22 को, यानी जहाँ पे 15 वहाँ पे लोग 22 पुट करते हैं, 22 कर दिए, फिर -26 कर देंगे, प्लस 13 करेंगे इंटू, जहाँ पे 22 वहाँ पे 15 करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे 5। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग को बोर्ड माइस का तरीका यूज करना पड़ेगा, ऑलमोस्टली आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 3 टाइम्स आ रहा। अब देखिए 22 -26 है, प्लस 13 39 होता है। अब सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो -4 प्लस 39 आ रहा, तो सॉल्व किया तो 35 आएगा। यानी कि देखा जाए तो राइट आंसर इसका आएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, नहीं ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सूटेबल हो गया। चलिए किसी निश्चित कुछ भाषा में कैलिबर को, देखिए इसको आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले कैलिबर को ई सी एन, तो सबसे पहले ई से देखिए आप लोग का ई कितना, सॉरी सी से ही आप लोग को 2 इंक्रीज करा, उसी प्रकार ए से आप लोग को सी करा, ये भी 2 टाइम इंक्रीज करा, एल से आप लोग का एन, सभी में देखे 2 इंक्रीज करा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के अकॉर्डिंग, आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन लिख रहा, तो ए आप बता एक में, तो एक में 2 बढ़ा देंगे तो सी आ जाए, यू आता है 21 2 23, यानी कि डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए आप लोग का सी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर डी में ही क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। वस्तु एक प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए, वस्तु रगड़ने से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकता है। क्लियर है, याद रखिए किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, एक घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा, एक प्रेरण के द्वारा। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 0.05 kg है, इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पत्थर को ऊपर फेंकते समय उस पर लगने वाला कुल बल की दिशा एवं परिमाण क्या होगे। सबसे पहले ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऊपर की ओर फेंकना, तो एफ बराबर क्या करते हैं हम लोग mg करते हैं, mg करेंगे। अब देखिए मास का अगर वैल्यू देखिएगा तो ऑलमोस्टली 0.05 लिख रहा है। अब जी का वैल्यू आप लोग क्या कीजिए 9.8 को यूज कर लीजिए, तो 9.8 को यूज कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो आप लोग के बीच में आएगा 0.49 आएगा, 0.49 आएगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन, तो 0.49। अब ये ऊर्ध्वाधर जा रहा है तो ये परिमाण क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, यानी कि दिशा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर लगेगा। तो सबसे पहले 0.49 ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए याद रखिए फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच एंगल क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे फोकस कीजिए, ऋणात्मक कार्य बोल रहा है। क्लियर है, यहाँ पे मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, और आप लोग को यहाँ पे कॉस थीटा के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि किस एंगल, यानी कि आप एंगल क्या पुट कीजिएगा कि आप लोग का नेगेटिव आएगा। देखिए थीटा का 3 कंडीशन होता है, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री, एक होता है आप लोग का 180 डिग्री। ये 3 कंडीशन को आप लोग को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले 0 डिग्री में याद रखिए पॉजिटिव वैल्यू होता है, 90 डिग्री में 0 हो जाता है, और 180 में नेगेटिव होता है। आप लोग को बोल रहा था नेगेटिव के लिए, तो मोस्टली हम लोग किसका यूज करेंगे, 180 डिग्री का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिख रहा है, तो 12th नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़ेगा क्या लिख रहा है। पहला लिख रहा है एफ, तो ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ। देखिए पहला आप लोग को जो लिख रहा है एफ बराबर dp/dt, इसका अर्थ P4 होता है मोमेंटम, यानी कि देखिए संवेग में परिवर्तन की दर को लोग बल कहते हैं। ये ऑलमोस्टली ये सही है। क्लियर, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब देखिए P बराबर क्या होता है v²/r, ऑलमोस्टली ये भी आप लोग का सही है, यानी शक्ति बराबर होता है विभवांतर का स्क्वायर बटा प्रतिरोध, ये भी सही है। बातें करना चाहते हैं ए के बारे में। सबसे पहले ए, तो ए फ्रेंड्स होता है ए बराबर होता है आप लोग का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात चेंज इन dv होना चाहिए, dv/dt होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं dx लिखा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिए, जो कि गलत दिया हुआ। क्लियर है, अब बाकी ये देखिएगा, ये आप लोग को लिखा चेंज इन एल या एल का अर्थ होता है आप लोग बल आघूर्ण, यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण करते हैं, तो ये भी आप लोग का सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे
सी को क्लिक कर देंगे, यानी आप लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है वेग में परिवर्तन की दर अर्थात v माइनस यू बाय टी होता है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे गलत लिखा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज का मान समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्या लिख रहा है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाता है, सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन होता है आप लोग ओम्स का नियम का यूज कीजिएगा। क्लियर है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया था तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। सबसे पहले और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग लिखिए तो v बराबर क्या होता है, अनुपात आई आर होता है। अब आप लोग को यहाँ पे देखिएगा तो प्रतिरोध देखिए वोल्टेज को तो समान कर, लेकिन प्रतिरोध और धारा के बीच का रेशियो निकालना, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड v बराबर जो होता है आप लोग का r होता है, यानी दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपात। करंट के लिए बोल रहे ना, तो v बराबर तो आई v इज डायरेक्टली तो r भी आ रहा है। क्लियर है। लेकिन वोल्टेज को समान रखते हुए धारा का निकालना, धारा को हम लोग को निकालना है। क्लियर है। तो हम लोग एक काम करते, देखिए इसके लिए सिंपल वे में याद रखिएगा, प्रतिरोध को दुगुना करना है तो हम लोग देखिए I1 कर सकते हैं, I1 बाय R1 कर सकते हैं, बराबर क्या लग सकते हैं, I2 बाय R2 कर सकते हैं ना। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, प्रतिरोध को दुगुना करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो R2 है इसको हम लोग कर दिए 2R1 कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए तो देखिए I1 है I1 रखेंगे, R1 है R1 कर दिए, बराबर I2 है I2 रहने दिए। अब देखिए यहाँ पे R2 है, R2 की जगह पे क्या करेंगे 2R1 कर दें। अब ये कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड देख सकते हैं I1 का वैल्यू क्या होगा 2I1। हम लोग को क्या बोल रहा था सर्किट के लिए, तो यहाँ के अकॉर्डिंग आप लोग निकालिए तो I1 का जो वैल्यू आ रहा आप लोग देख लेंगे I2 दो आया होगा, तो हम लोग को निकालना किसका था I2 के लिए, तो ऑलमोस्टली इसको कीजिए तो 1/2 है, यानी I1 का ये हाफ हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आधी घट जाएगी, तो राइट आंसर करेंगे तो आधी घट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो विद्युत धारा पहले ही आधी हो जाएगी। क्लियर है। याद रखें किसी भी चालक का प्रतिरोध जो हम लोग मापते हैं वह ओम मीटर से मापते हैं। इस चीज़ को याद रखें, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो हम लोग मापते हैं वह ओम मीटर से मापते हैं। इसके साथ साथ MVO से भी मापते हैं, MVO भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए और याद रखें फ्रेंड, ये क्वेश्चन शायद में भी पॉसिबिलिटी आप लोग का ट्रेड में भी पूछ सकता है। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मनुष्य के सूखे शरीर का प्रतिरोध क्या होता है। ये क्वेश्चन आज मैं देखा हूँ इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। तो याद रखिए मनुष्य के सूखे शरीर का जो प्रतिरोध होता है ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, तो मनुष्य के सूखे शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10⁻⁵ ओम होता है, यानी बोले तो 10,000 ओम होता है। ठीक है। और ये भीगे शरीर का जो प्रतिरोध बोलेंगे तो भींगा शरीर को बोलेंगे तो 1500 ओम होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए दाएं हाथ की हथेली के नियम क्या ज्ञात होता है। सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, तो याद रखिएगा इसमें आप लोगों को तीन चीज़ को बारे में ही बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लोग याद कीजिए अपने फादर को, फिर अपना मदर को याद कीजिए, और आपका फ्यूचर का चिल्ड्रेन आपका। तो F4 होता है फोर्स, F4 क्या होता है फोर्स को भी याद करेंगे। क्लियर है। M4 होता है मैग्नेटिक फील्ड कीजिए या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ही कर दीजिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं C4 यूज करते हैं करंट का, यानी ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग को दिशा को पता करते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग अपना अगर राइट हैंड निकालते तो सबसे पहले अंगूठा, तो अंगूठा आप लोग को जो करेगा यानी थंब आप लोग को शो करेगा फोर्स को, वही लिटिल फिंगर जो शो करेगा वह मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर शो करेगा करंट को। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या ज्ञात होती है, तो ऑलमोस्टली तीनों चीज़ हम लोग ज्ञात करते हैं। क्लियर है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए विद्युत धारा की दिशा भी ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या बल की भी दिशा। तो राइट आंसर करेंगे तो उपयुक्त सभी करेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रहा है ये, और याद रखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत जनित्र, देखिए विद्युत जनित्र भी जो कार्य करता है विद्युत जनित्र भी जो कार्य करता है ना वह फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, विद्युत जनित्र जो कार्य करता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए, तो याद रखें किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए कार्य होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए तो बोला प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए कार्य का होना आवश्यक है, तो बोला प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए कार्य का होना आवश्यक नहीं है। ऑलमोस्टली इसके लिए जरूरी नहीं है, कार्य का होना आवश्यक है ये भी नहीं है। कार्य और स्थिति परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता है, कार्य किया भी जा सकता है नहीं भी किया सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो थोड़ा सा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए इसमें मैं अभी आप लोग को बताया था कार्य के बारे में, तो देखिए कार्य का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कार्य का फॉर्मूला होता है FS होता है, क्या होता है FS, और एंगल जो बनता है cos थीटा बनता है, क्या बनता है cos थीटा बनता है। क्लियर है। और कार्य का यूनिट अगर निकाले तो फोर्स
का होता है न्यूटन और इस डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है। क्लियर है? इसे न्यूटन मीटर को लोग बोलते हैं जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है न्यूटन की छोटी, ये देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन होता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और डायन और सेंटीमीटर को आपस में गुना करते तो वह अर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वह अर्ग बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 7, तो याद रखिए 10 पर पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल के बराबर। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की जाती है, फिर 44% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी मूल्य 489.6 रुपये है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए, पहले मूल्य में 32% की कमी कर, उतना मत कीजिए। देखिए सबसे पहले मान लें एक्स में से 32% की कमी करना है, यानी 68 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। फिर आप लोग को 44% बढ़ाना, तो 144 बाई क्या करेंगे 100 बराबर कितना लिख रहा, तो यहाँ हमारे पास लिखा 489.6 लिख रहा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा 500 रुपये। कितना आ जाएगा? 500 रुपया। तो राइट आंसर आएगा 500 रुपीज़। क्लियर है? नहीं तो और भी वे में आप लोग बना सकते। देखिए 32% की कमी करना, तो हम लोग 32% को देखिए ये आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 बार में आ गई, 25 चौक 100 हो गया, तो इस टाइप से कीजिए। तो 25 मेन वैल्यू था, 8 रुपया घट गया, तो यहाँ पे 25 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 17 बचेगा, 17 बच गया। क्लियर है? अब 44% की वृद्धि करते हैं, तो 44 बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये 11 बार में आ गया, ये 25 बार में, यानी 25 से लेके 36 हो गया। देखिए ये आपका 25 से लेके क्या हो गया 36। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से आप लोग वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती और 960 किलोमीटर दूर स्थित पहले अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए क्या लिखा, एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटा पहले चलना शुरू करती और 960 किलोमीटर की दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए एक सामान्य चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या होगी? देखिए सबसे पहले मैं एक फार्मूला बताता हूँ। आगे टोटल दूरी कर दीजिएगा, आप लोगों को समय सामान्य चाल नहीं पता, एस कर देंगे। अब यहाँ पे 40 किलोमीटर पर कम कर रहे थे, यहाँ पे एस माइनस 40 कर देंगे। क्लियर है? टोटल डिफरेंस कितना का था 40 है, तो 40 लिख दीजिएगा। टाइमिंग आप लोग को लिखा 4 घंटा का, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे केवल 4 कर देंगे। ठीक है? अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो फ्रेंड 4 का पारा में आपका यानी कि यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 4 का पारा में 40 कितना बार में गया 10 बार में आ गया, और आप लोग को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो 960 को हम लोग क्या करें 00 यहाँ पे हो गया, और आप लोग को यहाँ पे क्या बच गया था, ये एस है। देखिए एस है, एस माइनस 40 है। अब एस के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, यानी एस एस यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 120 को देखिए, अब मैं थोड़ा सा ट्रिक मार रहा हूँ, ये देखिए एस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग 120 पुट करता, तो 120 कर दिए, फिर 120 में से 40 गया तो 180 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा 80 बचेगा। अब 120 को 80 से गुना कीजिए, कितना गया, तो देखिए आप लोग का वैल्यू आ गया 96, यानी कि 9600 आ गया। तो इस फार्मूला से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे, यानी ऑप्शन पुटिंग मेथड कर सकते हैं। क्लियर है? और लॉन्ग मेथड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कितना था टोटल चाल, सॉरी दूरी था 960 था। पहला आप लोगों को चाल नहीं पता, एक्स मान लेंगे 4 घंटा लेता था, मैं 4 कर दिया हूँ, और इस प्रकार फिर 960 कीजिएगा। अभी 4 घंटा कम लेता था, 4 किलोमीटर कम था, तो एक्स माइनस 40 का देंगे। क्लियर? इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। इससे ही बनाइए तो एक्स का वैल्यू आप लोग का 12 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? 120 किलोमीटर बल्कि, सॉरी। एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पर वह 40% के लाभ अर्जित करता है, दूसरा पर 40% की हानि करता है। पूरे लेन देन में लाभ हानि की प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, अगर दोनों का रेट सेम रहता है और लाभ हानि अगर सेम रहता है प्रतिशत में, तो हमेशा क्या याद कीजिए, हमेशा वो हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। और जो आप लोग को प्रतिशत दिया उसी का आप लोग क्या कीजिएगा ना, प्रतिशत बटा 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब आप लोग कीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 1600 बटा यहाँ पे कीजिएगा तो 100 के अनुसार कीजिएगा, तो केवल 100 करना होता है। ठीक है? तो टोटल कीजिएगा तो 16% आप लोग का हानि हो जाएगा। ये तरीका होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य के 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले हम देखें अंकित मूल्य, एमपी बोलेंगे, एमपी के क्या बोला 50%, तो फिर 50% को 50/100 कर दिए बराबर सीपी के 70%, यानी सीपी के 70 यानी 70/100 कर दिए कि बराबर हो गया। हम लोग कैंसिलेशन कर दें, ये 0 कट गया, तो अब सॉल्व करेंगे। 5 MP बराबर क्या आ रहा है फ्रेंड, तो 5 MP बराबर आ रहा है आप लोग के बीच में 7 CP आ रहा है। क्लियर है?
और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए MP/CP का रेशियो निकालेंगे तो 5 MP बराबर 7 CP आया था ना, तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया। अब आप लोग बताइए, देखिए 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 7 में बेच देना है, तो ऑलमोस्टली कितना रुपये लाभ हो रहा है, 2 रुपया। अब कितना रुपये के रिस्पेक्ट में था, 5, यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 100 से, तो यहाँ से आप लोग गुना कीजिए तो कितना आ गया, टोटल का टोटल आ जाएगा 40%। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। चलिए, प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया, फिर काम छोड़ दिया। प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? सबसे पहले फ्रेंड देखिए, प्रीति अकेले काम को कितना दिन में करा, 30 दिन में, और पायल अकेले उसी काम को 90 दिन में करा। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिन तो काम किया, फिर काम को छोड़ दिया, तो प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में करेगा? जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग दोनों का एफिशिएंसी देखेंगे। तो प्रीति के बारे में यहाँ लिख देंगे प्रीति, तो प्रीति किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा, वही पायल, तो हम लोग PY कर दिए। पायल कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में। हम लोग देखेंगे टोटल कार्य कितना फ्रेंड, 90 हो गया। प्रीति का एफिशिएंसी 3 आ गया, पायल का आ गया 1 आ गया। क्लियर है? अब देखिए, पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिन तो कार्य किया, तो फ्रेंड्स अगर पायल 18 दिन तक कार्य किया ना, तो पायल का क्षमता कितना था, 1 का था, तो एक लगातार 18 किस दर से कार्य किया, तो 90 में से 18 काम कर दिया, तो ऑलमोस्टली देखिए हम लोग 18 को घटा देंगे 90 में से, तो क्या बचेगा, 72 बच गया। ठीक है, तो बोला प्रीति पूरा कर दिया, फिर काम छोड़ दिया। प्रीति अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे? तो प्रीति का एफिशिएंसी अगर देखिएगा तो 3 था, तो अपने 3 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 3 का पहाड़ा में 72 कितना बनवाता है, 24 दिन में। तो ऑलमोस्टली फिर इसका राइट आंसर होगा 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी मस्त वाला क्वेश्चन था ये, मज़ा आ गया बताने में। चलिए, एक ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो आकार होता है, देखिए पेंसिल में होता है आप लोग का ग्रेफाइट, ऑलमोस्टली पढ़ेंगे। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, तो समषष्ठभुजाकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। देखिए दिमाग से बनाइएगा तो आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा इसका कैसा होगा, समषष्ठभुजाकार होता है। क्लियर है? और याद रखिएगा एक पेंसिल में ग्रेफाइट के साथ साथ कोलाइन होता है, कोलाइन होता है। क्लियर है? और कोलाइन की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना वह नर्म होती है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा कहते हैं? तो हमेशा याद रखें, दो देखिए दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच कम से कम रेखा को क्या बोलेंगे? सरल रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? एक सरल रेखा कहते हैं। क्लियर है? अब याद रखिएगा, सरल रेखा आप लोग को बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक क्षैतिज रेखा भी हो सकते हैं, एक आप लोग का परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा भी हो सकता है, समांतर भी रेखा हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। चलिए, ये रहा आप लोग का 22 क्वेश्चन, अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? सबसे पहले फ्रेंड ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे, इरेजिंग शील्ड जो बनता है वह स्टील की पतली पट्टी की बनती है, स्टील की पतली पट्टी की बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को बताना होगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से करने के लिए प्रश्न चिन्ह पे बताएगा? तो देखिए 8 में से हम लोग कितना ऐड करेंगे, 17 आएगा, तो 9 बढ़ा देंगे। फिर देखिए 197 में 773 को कीजिए, तो देखिए 144 का ये आ रहा है डिफरेंस। फिर 773 में से 3 है 77 कीजिए, तो आप लोग का ये आएगा शायद 773 के 2304। फ्रेंड्स आप लोग इसी प्रकार जब कीजिएगा तो देखिए लास्ट में आप लोग देखिएगा तो इसका 53 आंसर आ जाएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू की पत्नी है, पी एस की माँ है, एस और टी बहनें हैं, एल टी का भाई है, टी एम की पत्नी है, डी क्यू की माँ है, तो डी का एल से क्या संबंध? देखिए सबसे पहले छोटा से नीचे से स्टार्ट करेंगे। पी क्यू की पत्नी है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे पी ले दिए हैं। पी किसकी पत्नी है फ्रेंड्स? क्यू की, तो हम लोग इसको माइनस कर दे। पी क्यू की पत्नी होगी, यानी दोनों के बीच में क्या है रिलेशन? पति पत्नी का। पी एस की माँ है, तो ऑलमोस्ट पी को क्या करें? एस की माँ बना दे। चलिए एस की माँ बना दे। क्लियर है? एस और टी बहन है, तो चलिए एस और टी बहन है, एस और टी बहन है, तो ये माइनस है, तो ये भी आपस में क्या हो गया? दोनों बहन हो गया। क्लियर है? ये देखिए एक ही जनरेशन में आ रहा। फिर बोला एल टी का भाई है, एल जो आप लोग का टी का भाई, चलिए एल हो गया, टी का भाई हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बोला टी एम की पत्नी है, टी जो है ना एम की पत्नी है, टी एम की पत्नी है, यानी कि टी जो आप लोग का एम की पत्नी। चलिए यहाँ से किसी के साथ ले लेते हैं इसका रिलेशन। चलिए इसका रिलेशन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यानी ये इसका पति है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पति पत्नी का। क्लियर है? डी क्यू की माँ है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लेंगे डी जो आप लोग का क्यू की माँ है। चलिए यहाँ माइनस ले लिए थे, तो डी का एल से क्या संबंध है? थोड़ा सा उठपटांग क्वेश्चन था ये। डी का एल से क्या संबंध है? तो सबसे पहले डी देखेंगे कहाँ पे है, तो देखिए डी आप लोग यहाँ पर है। अब एल का देखना होगा, तो एल फ्रेंड्स आप लोग का इस स्टेप्स में सबसे पहले देखिए डी आप लोग का क्यू का तो माँ हो गया। क्लियर है? डी जो है आप लोग का क्यू का तो माँ हो गया। ठीक है? फिर एस का क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगी। तो टी का भी क्या होगा? ये नानी हो जाएगी, तो ऑलमोस्टली नानी हो जाएगा, तो माँ की माँ हो जाएगा, माँ की माँ। डी क्या लिख रहा है क्वेश्चन? डी का एल से क्या संबंध है? डी जो है ना एल की नानी हो जाएगा, सिंपल अर्थ है।
तो माँ के पिता नहीं, माँ की माँ, यहाँ पे क्वेश्चन कर माँ की माँ होगा, सॉरी यहाँ पे, सॉरी इसकी पापा है ना ये, तो ये डी एल की माँ, यहाँ पे प्लस था, सॉरी ये आप लोग का अगर देखिएगा ना तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो ये आप लोग का ये पिता था, ये आप लोग का प्लस था, तो ये माइनस हो यानी कि दादी हो जाएगा, सॉरी पिता की माँ होगा, पिता की माँ होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई का बेटा, फिर आगे वैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं। डी ई का बेटा है, एम ई की पति है, ए ई की माँ है, ए की शादी टी से हुई है, तो टी का डी से क्या संबंध है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, डी ई की बेटा है, डी जो है ई का बेटा है, तो देखिए ई का बेटा कौन आप लोग के सामने डी है, तो डी को मान लीजिए प्लस में। आई होप आप लोग क्लियर होगा। फिर लिख रहे एम ई का पति है, एम जो है ई का पति है, चलिए एम जो है ना ई का पति है, तो ये पति है तो ये क्या हो गया, पत्नी हो गया, दोनों के बीच में क्या सोल्यूशन है, पति पत्नी का। क्लियर है। ए ई की माँ है, ए जो आप लोग का ए की माँ है, तो चलिए माइनस कर दिए हैं। अब लिखा ए की शादी टी से हुई है, ए की शादी किससे हुई, टी से हुई है, तो फ्रेंड्स ए की शादी टी से हुई, तो यानी ए आप लोग का पिता हो जाएगा, यानी इसका ये टी जो आप लोग का ई का पिताजी हो गया, तो टी का डी से क्या संबंध है, ये तो इजी बन गया। देखिए सबसे पहले याद है टी का डी से क्या, ये दादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दादा हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टी का, सॉरी ये माता का पिता हो जाएगा, यानी नाना हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये नाना हो जाएगा। ऑप्शन है या फिर माता का पिता लिखे या फिर नाना, तो माँ के पिता लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन भी एकदम अच्छा दिया। अगला इसको आपस में इंटरचेंज करना है। फ्रेंड्स आप लोग इंटरचेंज कीजिएगा। देखिए आपस में करा प्लस को गुना में और माइनस को भागा में, तो दो है दो, प्लस के आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6, डिवाइड के यहाँ पे माइनस कर देंगे 8, फिर माइनस के यहाँ पे डिवाइड करेंगे 14, मल्टीप्लाई के यहाँ पे प्लस करेंगे 14। अब सॉल्व कीजिएगा तो 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे कीजिए 2 आ जाएगा प्लस 14, तो 12 में से 2 गया, 10 प्लस 14 कितना होता है 24, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आगे उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, m प्लस यू, ये क्वेश्चन अच्छा होता है। देखिए m प्लस यू, सबसे पहले m प्लस प्लस के बारे में लिख रहा है, a b की बहन है, तो फ्रेंड देखिए m जो आप लोग का u की बहन है, तो चलिए m जो आप लोग का u की बहन मान लीजिए, तो बहन है यानी ये आप लोग का माइनस है। क्लियर है। अब आप लोग को एक जनरेशन में चल रहा है, फिर बोल रहा माइनस में क्या लिख रहा है, a b की माँ है, यानी u जो है ना आप लोग का s की माँ है, चलिए ये भी माइनस में कर दिया हूँ। क्लियर है। फिर बोल रहा भागा का अर्थ लिख रहा है a b का पति पिता है, यानी कि s जो है ना, एस जो है आप लोग का एन का पिताजी है, एस माइनस हो गया था ना, एस जो है आप लोग एच कहाँ लिखे हैं, थोड़ा रुकिए, एम यू का हो गया, फिर यहाँ पे ये आप लोग का एच माइनस में, सॉरी हम मिस्टेक कर गए, माइनस में फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो माइनस लिखा ए बी की माँ, यानी यू जो है ना आप लोग का एच की माँ हो गया, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। फिर डिवाइड में लिखा ए बी का पिता, यानी एच जो आप लोग का एस का पिताजी, यानी पिताजी यानी प्लस कर दिए, क्रॉस का अर्थ लिख रहा है ए बी का पति है, यानी एस जो है ना वह एन का पति है, तो यानी ये पत्नी था ना, एस पति है तो ये एन क्या हो गया, पत्नी हो गया, ये दोनों बीच रिलेशन है पति पत्नी का। चलिए अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एस का यू से क्या संबंध है। देखिए यू, तो एस का यू से क्या संबंध है, तो अगर आप लोग देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा, ये क्या हो गया, तो बेटे का बेटा हो जाए। देखिए एस का यू से क्या संबंध है, एस का यू से क्या संबंध है, तो देखिए एस जो है ना यू के बेटे का बेटा, देखिए यू का बेटा कौन हो गया, एच हो गया, इसी का बेटा एस आ रहा है, तो बेटे का बेटा हो गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उसके बीच का दूरी पहले से दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच बल क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग मैं बताया था, देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/देयर स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, F1/F2 निकालेंगे, तो देखिए F1/F2 करते हैं आप लोग, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे R/R2 का, यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। इसी के अकॉर्डिंग बोल रहा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उसके बीच की दूरी पहले से दुगना कर दे, पहले से दुगना कर देंगे, तो देखिए पहले से क्या करें, दुगना। सबसे पहले देखिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग बता, देखिए F1/F2 था ना ये, तो पहला का वैल्यू मैं मान लीजिए R था, तो इसके तुलना में क्या कर देंगे, इसको 2R कर देंगे। क्लियर है। तो बोला इसके बीच बल क्या होगा, तो हम लोग स्क्वायर कर दीजिए दोनों को, तो यहाँ ये R तो R कैंसिल होगा, केवल और केवल 4 बचेगा, 4 बचेगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो उसके बीच का, तो यहाँ देखिए F1/F2 का वैल्यू आ रहा है, F1/F2 का, तो सिंपल में अगर F1 का वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगा, 4F2 आ रहा है, 4F2 आ रहा है। हम लोग को वैल्यू निकालना किसका फ्रेंड, F2 का, तो देखिए F2 का वैल्यू निकालेगा तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा ना, तो अगर टोटल सॉल्व किए तो 0.25 न्यूटन आएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 0.25 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक सीढ़ी में 3 सोपान है, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक गेंद की क्या सबसे ऊपरी तल से लुढ़कने का न्यूनतम क्षैतिज वेग क्या हो कि वह सीधे सबसे नीचे टकराए। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए
क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी में 300 पाने, चले मान लो 3 जगह पे, क्लियर है। प्रत्येक की ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। एक गेंद को सबसे ऊपरी तल से लुढ़कने का न्यूनतम क्षैतिज वेग क्या होगा, जो सबसे नीचे की ओर है। फ्रेंड्स इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वैसे इसका राइट आंसर है 2 मीटर पर सेकंड, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। केल्विन पैमाना का भाप बिंदु क्या होता है, हमेशा याद रखें केल्विन पैमाने का जो भाप बिंदु होता है ऑलमोस्टली पढ़े भी होंगे, तो 373 केल्विन होता है। क्या होता है, भाप बिंदु हो रहा था 373 केल्विन होता है, क्लियर है। वही अगर इसका याद रखिएगा -200, देखिए मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ, याद रखिएगा आप लोग -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, या इसी को बोलते हैं 0 केल्विन पर परम शून्य ताप कहते हैं इसको, क्लियर है। और 273.16 पर जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, क्लियर है। चलिए, और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण G/m मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब कीजिएगा ना, तो इसका राइट आंसर 2G1 आ जाएगा। क्या आएगा, 2G1। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर दीजिएगा। यदि वस्तु का भार वायु में 25 ग्राम है और जल में 20 ग्राम है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा। देखिए इस टाइप से आप लोगों को बनाने के लिए सबसे पहले मानते हैं वायु में भार, तो देखिए वायु में भार के लिए हम W1 मान लें, क्लियर है। तो वायु में भार आप लोगों का कितना लिख रहा है, 25 ग्राम, तो लो 25 ग्राम ले दिए हैं। उसी प्रकार जल में, तो जल के लिए W2 मानेंगे, तो W2 का वैल्यू कितना लिख रहा है, 20 ग्राम, तो लो 20 ग्राम ले देंगे। अब हम लोग देखेंगे जल में वस्तु की भार में कमी क्या आया, तो फ्रेंड्स हम लोग कमी के लिए फार्मूला क्या करेंगे, W1 माइनस W2 करेंगे, तो 25 में से 20 को घटाएंगे, कितना आ गया, 5 ग्राम। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या निकालना, अपेक्षित घनत्व निकालना। सबसे पहले अपेक्षित घनत्व जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, W1 का यानी वस्तु का घनत्व का दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि W1 माइनस W2 करेंगे। तो देखिए W1 का वैल्यू देखेंगे 25 था, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ऑलमोस्टली 5 था ना, 25 में से 20 गया था, 5 बचा था, तो दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 4 आ गया। नहीं, यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंस कितना कहते, 25 का, सॉरी 25 का मतलब 5 आ रहा, कितना आ रहा, 5 आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर का आप हम लोग को निकालना क्या था, घनत्व निकालना था। तो घनत्व का फार्मूला होता है अपेक्षित घनत्व गुना जल का घनत्व। देखिए अपेक्षित घनत्व 5 आया था और जल का घनत्व 1 होता है, तो दोनों को गुना कर देंगे, कितना आएगा, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर 34 क्या 34 आ जाएगा ना, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 1 मिली बार किसके बराबर होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1 मिली बार बोल रहा ना, तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 1 मिली, आगे देखिए 1 मिली का वैल्यू क्या होता है, तो 1 मिली बराबर जो होता है हमेशा याद रखिएगा 10⁻³ मीटर होता है, क्लियर है। उसी के साथ साथ एक बार बराबर कितना होता है, तो ऑलमोस्टली मैं बताया था एक बार, यानी कि बोले तो एक बार बराबर होता है 10⁵ होता है। क्या होता है, 10⁵ होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आगे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करें, यानी दोनों को बराबर बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला का वैल्यू 10⁻³ लिख रहा गुना 10⁵ कर देंगे। अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 कितना आ गया, 2, यानी 10⁻² आ गया। और हम लोग को दोनों को यूनिट के अनुसार करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ जाए, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे 10⁻² होगा, 10⁻² को बोले जाए तो 100 लिखते हैं, 100 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए बल को मापा जा सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाया, तो बल को स्प्रिंग तुला के प्रयोग से, थर्मामीटर से, कैलोरीमीटर द्वारा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे स्प्रिंग तुला की मदद से हम लोग बल को माप सकते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा स्प्रिंग तुला द्वारा भार को मापते हैं। सबसे पहले याद रखिए स्प्रिंग तुला द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, भार को बोलते हैं, ठीक है। अब भार भी क्या होता है, एक बराबर बल होता है, क्योंकि इसका ही फार्मूला क्या होता है, mg होता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे, क्लियर है। और याद रखिए भार के एक प्रकार का बल है, वही बातें करना चाहते हैं थर्मामीटर से, तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे फ्रेंड, थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान को मापते हैं, वही कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करते हैं, क्लियर है। चलिए अब आ चुका मैथ्स का क्वेश्चन, देखिए क्या लिख रहा है। एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये ऋण पर लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगा। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को यहाँ फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्धवार्षिक के लिए बोला, तो अर्धवार्षिक के लिए जब भी क्वेश्चन लिखता है तो यहाँ पे देखिए आर आप लोगों को कितना था 20%, तो आर को हमेशा आधा कर दे, यानी कि 10% हो गया, और टाइम को हमेशा दुगुना कर दीजिएगा, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना है 2 वर्ष आएगा। आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना पड़ा। देखिए 10% था, तो फ्रेंड्स हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो 10 था, तो 10 से हम लोग कहाँ लेंगे 11 लेंगे, फिर 10 से क्या लेंगे 11 लेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स हो गया था। आप लोग सॉल्व कीजिए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 121 आएगा। अब देखिए पहला ऋण कितना ले रहा था, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 10,000 ले रहा था ना, तो हम लोग देखेंगे 10,000, 2 3 4 0 कर दिए, ठीक है। अब आप लोग को क्या लिख रहा
धनराशि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग को दोनों का डिफरेंस देखें, कितना का 21 का आ रहा था, तो हम लोग क्या करें 21 और डबल जीरो कर देंगे, तो राइट आंसर करेंगे तो 2100 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा से सॉल्व कीजिएगा, तो 2100 आप लोग का आंसर, यानी देखिए 12100 आ जाएगा। इसी पर आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो सी डी से 4 गुना कुशल है। सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा है, सी जो आप लोग का डी से हो सागर, हाँ लिख रहा सी फ्रेंड डी से 4 गुना कुशल, यानी डी का अगर एक क्षमता है तो ये कितना लिखा 4, ये कुशल है। क्लियर, क्षमता की बात कर रहे हैं। और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे दोनों का जो क्षमता होता है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। तो यानी कि देखिए सी को जो लगा समय है और डी का लगा समय, यानी सी और डी का जब समय करिएगा तो हम लोग का सी का समय क्या हो जाएगा, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा डी 4 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। तो फ्रेंड देखिए कम दिन लगते हैं ना, तो यानी सी को डी से काम करने में 63 दिन कम लेते हैं। तो दोनों में अंतर देखें कितना यूनिट का रहा है, 3 यूनिट का रहा। तो 3 यूनिट का जो डिफरेंस लिख रहा है 63 लिख रहा है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, 1 यूनिट का अगर निकालेंगे तो 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। अब बोल रहा तो वही काम करने में पूरा कितना दिन लगेगा, सबसे पहले 20 दिन आ गया। तो हम लोग आगे निकालेंगे किसका, सी का। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएं, सी का समय। तो फ्रेंड देखिए ये आप लोगों का क्षमता था, क्या था ये क्षमता था। तो यहाँ पे देखिए सी का समय लगाएंगे तो सी का समय निकालें तो इसका समय कितना था, 1 था। हम लोग लाए 21 को, तो 21 को 1 से गुना कर 21 आ गया, नहीं इसका समय 21 हो गया। और डी का 21 को 4 से गुना करेंगे 84 आ गया। क्लियर है। अब दोनों को पूरा मिलकर कहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिलकर करेंगे। क्लियर है। तो बोला दोनों मिलकर वही काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए टोटल करेगा तो 81 होता है। देखिए सी का क्षमता के अनुसार कितना हो गया था, 81 हो गया था। और डी के अनुसार देखिए तो 84 हो गया था। क्लियर है। तो टोटल कार्य देखिए तो 84 है, यानी इसका क्षमता 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 84 को हम लोग 4 और 1 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 16.8 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 36 पर पावर 29 का भाग 10 भाग का शेषफल क्या होगा। देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, 10 को 36 से भाग दीजिए तो न्यूनतम वैल्यू आप लोग का 30 आएगा। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या जा रहा 6, तो यानी 30 + 6 पर पावर क्या कीजिए 29 कर दीजिएगा, बाई क्या कीजिएगा 10 कर दीजिएगा। अब बताइए 10 को 30 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो, लेकिन 10 को 6 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आएगा 6। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग को बोर्ड मास सॉल्व करना है, काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे आप तो, हमको पता है। तो इसका राइट आंसर आएगा 26। चलिए ये क्वेश्चन है केवल पुट एंड कॉपी एंड पेस्ट करके पुट करना था इसमें। देखिए 4/3 कर देंगे, 4/3 कर देंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे। फिर 3 है 3, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3/4 हो जाएगा। -2 sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस करेंगे यहाँ पे 3/4 है, cos 60 की वैल्यू तो 1/√3 होता है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। और हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 2/3 आ जाएगा। 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम परिमाण के कोण को क्या कहते हैं। तो हम इसे याद रखें, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। न्यून कोण का वैल्यू होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। अधिक कोण का होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का होता है 2 कोणों का योग, अगर 180 डिग्री है तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। कौन सा वृत्त का भाग नहीं है। तो देखिए एक वृत्त अगर हम लोग बनाते हैं फ्रेंड, सबसे पहले देखिए इसके बीच में जो होता है, बीच में इसको केंद्र बोलते हैं। क्लियर है। ये आप लोग का जो पूरा सर्कुलेट किया इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अर्धव्यास, लेकिन इसमें विकर्ण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। कौन सा व्यू आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बोल रहा है, तो हमेशा याद रखिए 3D जो होता है 3D एक प्रकार का आइसोमेट्रिक व्यू होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3D करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिएगा 3D में इसमें तीनों अक्षों में प्रदर्शित करता है। क्लियर है। तो आइसोमेट्रिक व्यू एक प्रकार का समांतर प्रोजेक्शन होता है, इसमें प्रत्येक कोण जो होता है 30 डिग्री के कोण द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए यदि कूलर को भोजन कहा जाए, भोजन को गुलाब कहा जाए, गुलाब का रेस्टोरेंट कहा जाए, रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाए, तो आदमी कहाँ रहता है। सबसे पहले आप अपने दिमाग के अनुसार बताइए आदमी कहाँ रहता है, रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट को क्या कह रहा है, नटखट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ता है। सॉरी आदमी कहाँ रहता है, आदमी क्या लिख रहा है, आदमी क्या खाएगा पूछ रहा है। सॉरी आदमी क्या खाएगा, तो आदमी खाता है भोजन, तो भोजन को क्या लिख रहा है गुलाब, तो ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे। सॉरी आदमी गुलाब को नहीं खाएगा, भोजन को खाएगा, तो भोजन को क्या बोल रहा है गुलाब, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए।
40 छात्र, देखिए गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पे है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? सबसे पहले टोटल वैल्यू 40 है, ठीक है, और शीर्ष से कितना 8 में है प्लस, आप लोग को नीचे से पता करना था, -1 कर दीजिएगा। यहाँ से सॉल्व किए 40, यहाँ पे 8 में से गया 7 प्लस एल, तो फ्रेंड्स यहाँ से एल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 33 आएगा। क्या आएगा? 33 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नवीनतम मूल अद्वितीय असमान, तो फ्रेंड इसमें बोल रहा आप लोगों का कौन एक अलग है, तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिएगा तो राइट आंसर होगा समान, समान सबसे अलग हो गया। चलिए, दिए गए युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो फ्रेंड्स असंगत, देखिए गाय के बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, बछड़ा बोलते हैं। कुत्ते के बच्चा को पप्पी बोलते हैं, लेकिन भौंकना इसका कारण ले दिया। शेर के बच्चा को शावक बोलते हैं और कीट के बच्चा को लार्वा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बीट सबसे डिफरेंट हो गया। चलिए, यहाँ तक 47 क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पपीता, फल, आलू। सबसे पहले देखिए फल है आप लोग का, फल के अंदर पपीता आता है, ये आलू को अलग कर देंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला, एक हीटर कॉइल के माध्यम से बहने वाली धारा दुगनी हो जाती है तो उत्पादित गर्मी क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड इसके लिए आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? जूल का तापमान नियम का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो एच का फार्मूला मैं आप लोग को बताया था, क्या होता है? I² RT होता है। क्या होता है? I² RT होता है। अब देखिए, एक हीटर कॉइल के माध्यम में बहने वाली धारा को दुगनी कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप बताइए अगर इसको दुगनी कर दें तो 2I² हो जाएगा ना, ये तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये 4 गुनी हो जाएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर में क्या करेंगे? 4 गुनी, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और इसका फार्मूला याद रखिएगा, H/I² RT। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देखिए 3R है, तो 3R है तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला होता है जो टोटल R रहता है, यानी R है तो हम लोग R ले देंगे, टोटल कितना आप लोग का है? 3 है, तो यहाँ पे R/3 ओम होगा, यानी R/3 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो R/3 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये शॉर्टकट था ये। चलिए, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें देखिए 1 MB बराबर 2/10 KB, ऑलमोस्टली ये सही आप लोग का। फिर 1 GB बराबर 2/30 KB, ये भी आप लोग का सही है। और 1 MB बराबर 2/13 बिट। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा 1 MB की बात करना चाहता है। क्लियर है? तो 1 MB लिख दिया ना, हाँ, तो 1 MB बराबर क्या होता है फ्रेंड? देखिए 1 MB बराबर होता है, मैं जानता हूँ 1024 KB होता है। क्लियर है? ये आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर इसको तोड़िएगा ना, प्राइम फैक्टराइज किया तो 2/10 आ जाएगा, यानी कि 2/10 हम लोग KB भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? सही हो गया। उसी प्रकार हम लोग 1 GB की बात करना चाहते हैं। देखिए 1 GB बराबर हम लिखते हैं, 1 GB बराबर लिखते हैं हम लोग, 1 GB बराबर क्या लिखते थे? 1024 हम लोग लिखते थे क्या? KB में लिखते थे, MB लिखते थे। तो ऑलमोस्टली यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा। 1 GB, तो ऑलमोस्टली सबसे पहले आप लोग बताइए 1 GB बराबर क्या लिखते हैं? तो हम लोग 1 GB बराबर लिखते हैं 1024। देखिए 1 GB बराबर लिखते हैं 1024 लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? KB लिखते थे। आई होप आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? तो 1024 के लिए 2 पर पावर क्या लिखते हैं? तो 2 पर पावर 20 10 होता है। यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे MB होगा, और 1 MB बराबर कितना मैं बताया था? 2 पर पावर 20 लिखा था, तो दोनों को पावर को ऐड किया, कितना आ गया? 2 पर पावर 30 बाइट आ गया। उसी प्रकार आप लोग को MB भी कीजिएगा ना, 2 पर पावर 13 बिट आ जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन में बी आप लोग का रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट को और स्मार्टफोन में से किसमें विभिन्न प्रकार हैं? तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो फ्रेंड ये तीनों जो होते हैं आप लोग का, ये मैक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? ये मैक्रो कंप्यूटर होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम आधारित था। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जनरेशन के अकॉर्डिंग, आप लोग याद कर लीजिए एक वतीमा को, प्रतिमा नाम की गर्ल्स थी, तो उसको नाम में बोलते थे वतीमा। तो देखिए इस टाइप से याद कर लीजिए। देखिए 20 होता है वैक्यूम, 20 होता है क्या फ्रेंड? वैक्यूम। तो पहला जो होता है आप लोग का वैक्यूम ट्यूब के लिए होता है। क्लियर? पहला जनरेशन। सेकेंड जो आप लोग का होता है वह ट्रांजिस्टर के लिए होता है। थर्ड जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा माइक्रो प्रोसेसर के लिए। पाँचवा तो आर्टिफिशियल है, अभी 5वां जनरेशन चल रहा है। क्लियर है? चौथा में ही आप लोग का UPSI था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग को बोला प्रथम पीढ़ी के लिए, तो ऑलमोस्टली वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसमें किसके बराबर होता है? अभी जस्ट मैं बताया था -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 केल्विन के बराबर होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन इस टाइप्स में आता है ना, तो आप लोग को केवल एक ही वर्क करना है। वर्क ये है कि आप लोग को ऑप्शन पुट करना पड़ेगा। देखिए
सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को पुट कीजिएगा 60। देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट आप लोग पढ़े होंगे 1/2 होता है, तो चलिए 1/2 कर दिए, क्लियर है। फिर देखिए 1 माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 कर देंगे, क्लियर है। फिर cos 60 का वैल्यू करेंगे 1/2 करेंगे, फिर प्लस देखिए 1 प्लस √3/2, इसको पूरे सॉल्व किए तो इक्वल आ जाएगा 4, तो इसलिए राइट आंसर आएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें आप लोग को वृत्त क्या लिख रहा है, दी गई वृत्त आलेख में 2019, 2020, 2021, 2022 में एक कंपनी की बिक्री की विचार करना है। तो देखिए 2022 और 2019 में बिक्री द्वारा केंद्रों पर कोनों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड 57 का मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। तो इसमें आप लोग क्या किए, बोल रहा आप लोग का 2022 19 20 21 कंपनी का बिक्री दिया है ना, 22 और 19 में बिक्री द्वारा केंद्र पर कोनों का अंतर क्या होगा 22 और 19 में। तो फ्रेंड्स 22 और 19 का बोल रहा आप लोग का, ठीक है। तो 22 और 19 का आप लोग देखिए ना, 22 का क्या लिख रहा, सबसे पहले हम मुझे यहाँ पे देखिए, ये आप लोग को 19 का, ये 20 का, 21 का 22, तो 22 का कितना लिखा 16 और 19 का कितना था 9 था, तो 16 में से 19 को घटाएंगे 7 ही कहीं आ गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा अंतर बोल रहा ना ये, तो यहाँ पे अंतर तो आप लोग को निकाल नहीं रहा। सबसे पहले देखिए जब भी कुछ स्टेप्स का क्वेश्चन तो टोटल जोड़िए, 16 9 25 4 29 और 7 कितना था 36, तो टोटल 36 लिख रहा है। 36 टोटल डिग्री होता है 360 होता है, यानी एक इकाई का वैल्यू देखेंगे तो 10 डिग्री आ रहा है, क्लियर है। हम लोग को 26 में से 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 घटाए थे तो क्या आया था 7, तो 7 को 10 से गुना कर देंगे, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा 70 डिग्री। क्या आएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा आप लोग का यहाँ तक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन क्रमशः 12 और 2 है, तो इसके बीच मध्य अनुपात क्या होगा। सबसे पहले जब भी मध्य अनुपात बोलता है तो आप लोग एक ही वर्ग कीजिएगा, एमपी निकालने के लिए बोलता है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अंडर रूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एलसीएम गुना एचसीएम कर दिए, एलसीएम गुना एचसीएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 12 था और एक का 2 था, तो 12 दूनी क्या होता है 24 होता है, तो 24 है अंडर रूट में नहीं, तो इसे तोड़िएगा तो 2√6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। एक बिक्री का 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाती है, तो लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले एक बिक्री मूल्य को क्या बोलते हैं एसपी, तो एसपी को 3 गुना कर रहे हैं, क्लियर है। 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ यानी फ्रेंड प्रॉफिट कितना लिख रहा है 5 गुना हो जाता है, तो आप लोग को लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, लाभ 5 गुना हो जाता है। आप बताइए एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ोगे, यानी कि एसपी यानी क्या होता है, एसपी सुनिए यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ये एसपी रहने दीजिए। अब बताइए 5 प्रॉफिट बराबर क्या लिखते हैं, तो प्रॉफिट तभी होगा जब आप लोग का एसपी माइनस क्या होता है सीपी होता है। यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे 3 एसपी आ गया बराबर, यहाँ पे क्या आ गया 5 एसपी माइनस 2 सीपी आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो 3 एसपी में से 5 एसपी जाएगा तो 2 एसपी बचेगा, 2 एसपी बराबर 2 सीपी आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एसपी बराबर बच रहा आप लोग का 2 सीपी बच रहा, तो दोनों तो इक्वल आ रहा, 2 सीपी आ गया, तो दोनों तो इक्वल आ गया, यानी कि 100% हो रहा। तो 59 का राइट आंसर फ्रेंड्स तो 100% आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए यानी कि दोनों का वन आ रहा तो 100% होगा, इसका राइट आंसर होगा 100%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यही तरीकों को अपनाइएगा, काफ़ी अच्छा है, क्लियर है। चलिए एक संख्या क्या, वह संख्या क्या होगी जब दो अंकीय वह संख्या क्या होगी जब हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों का परस्पर बदलकर प्राप्त किया गया अंकों के अपवर्तक हो। तो देखिए इसमें जब भी कीजिएगा ना, देखिए वह संख्या क्या होगा जो 2 अंकीय संख्या या अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त किए योग। जब भी योग के बारे में बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा आंसर इसका 11 होता है, और अंतर बोलते हैं तो 9 होता है, तो ऑप्शन है योग के लिए 11 कर दीजिए, ये ट्रिक होता है, क्लियर है। आप लोग देख लीजिएगा आजमा कर। चलिए इसमें आप लोग को बताना होगा एसपी, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें प्रतीक बताना है कौन सा है, एक सिम बिल्ड के प्रतीक क्या है। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग को लिख रहा है इसको बोलते हैं बैंकिंग रन बोलेंगे। ये आप लोग को जो लिख रहा है इसको बोलेंगे प्लग बिल्ड बोलेंगे, क्लियर है। सर्कुलर जो होता है उसको बोलता है स्पॉट बिल्ड, क्या बोलता है स्पॉट बिल्ड बोलता है। अब लास्ट आप लोग को बच गया इस टाइप से गोला वाला, तो इसे हम बोलते हैं सिम बिल्ड, क्या बोलते हैं सिम बिल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस रेखा को खींचने में डैश का प्रयोग किया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा केंद्र रेखा को सेंटर लाइन, हाँ सेंटर लाइन को खींचने के लिए हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल खींचते हैं, क्लियर। अब इसी में डैश लाइन खींचना है, तो डैश लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये बीच, ये देखिए सर्कल होता है ना केंद्र लाइन में ना, अरे भाई देखिए इस टाइप से हम लोग क्लियर करते जाते हैं, तो इस टाइप से आप लोग क्लियर कीजिएगा। तो ये जो केंद्र रेखा है ना इसी को बोलते हैं हम लोग डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को मैच करना कौन सा होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डायमेंशनल लाइन। तो फ्रेंड्स याद रखें डायमेंशनल लाइन का जो वैल्यू होता है वह 0.3 mm होता है, इस चीज़ को याद कर लिए होंगे। केंद्र रेखा का भी जो होता है 0.3 mm होती है। वही कर्तन रेखा की बात करना चाहते हैं 0.5 mm होता है, और वस्तु रेखा का होता है 1। तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो 63 का राइट आंसर करेंगे तो पहला ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों को हमारे आहार में पूरी तरह हटा देना चाहिए। हाँ, अब देखिए क्या बोला, तेलों को हमारे आहार से पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। हाँ, हमारे आहार से तेलों को हटा देने से बजट नियंत्रित बना रहेगा। देखिए बजट से इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए पहला कैंसिल कर दीजिए। नहीं, कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारा शरीर उन्हें अपने आप नहीं बना सकती है। बिल्कुल ये आपका सही है, यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर केवल तर्क भी सही कर रहा है। ठीक है, चलिए इसमें फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हो जाएगा, इतना हमको पता है। आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। 65 को आप लोग खुद से देख लीजिएगा। 66 भी आप लोग का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से इसको बना सकते हैं। चलिए 66 37 को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इससे। चलिए जो आप लोगों को बनाने लायक है और थोड़ा सा एक्सप्लेन वाले उसी को मैं बताऊंगा। कौन सा संक्षिप्त नाम है जिसका पूर्ण रूप से गलत युग्म है? देखिए रैम, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप लोगों का सही है। फैक्स, तो फ्रेंड्स फैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। फैक्स को मैं खुद कन्फ्यूज कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं फेसीमाइल ही बोलते हैं, फेसीमाइल ही कहते हैं, सही है। URL, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को रिसोर्स के पे रिजर्व कर दिया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? सी को क्लिक करें, यानी ये गलत हो गया। क्लियर है? और बातें करना चाहते हैं DBMS का, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही है। तो URL में याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिसोर्स लिखते हैं, RESOUR, रिसोर्स लोकेटर होता है। क्लियर है? चलिए उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटित पदार्थों के विलयन से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मृत बोल रहा है, तो ऑलमोस्टली हम लोग मृत जीवी पोषण करेंगे। क्या लिखेंगे? मृत जीवी पोषण। भारत में किस अनुवांशिक रूप से भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल की कानूनन खेती करने के लिए अनुमति दी गई है? तो देखिए भारत में जो दी गई वो BT कंपास, यानी कि देखिए हम लोग इसको लिखते हैं इस टाइप से, B लिखिएगा T, BT कंपास को दी गई है। 200 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर कितना होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को भी निकालना है। क्या निकालना है? भी निकालना है। तो हम इससे कहते हैं भी का फॉर्मूला जो होता है IR होता है। क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? IR होता है। हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए I का वैल्यू 2 है और R का वैल्यू कितना? 100 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा? 200 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग B को क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार है, इसमें से क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, यानी देखिए बोला ना टंगस्टन है, मैग्नीन यानी टंगस्टन को W बोलते हैं, मैग्नीन को शायद Mn बोलते हैं, कठोर है टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़ के समान 3 विमाओं वाला 3 तार है। तो सबसे इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड सबसे याद रखिएगा ना, टंगस्टन का प्रतिरोध सबसे कम होगा, टंगस्टन का प्रतिरोध सबसे कम होगा। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। और याद रखिएगा टंगस्टन का, देखिए टंगस्टन का सबसे पहले संकेत होता है, देखिए थोड़ा टंगस्टन के बारे में ऑपरेशन कर देते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए तो सबसे पहले टंगस्टन का ऑपरेशन करें, देखिएगा सबसे पहले इसके बातें करना चाहते हैं इसका प्रतिरोध के बारे में। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका गलनांक, देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे पहले पूछता है इसका गलनांक कितना है। तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा टंगस्टन का जो गलनांक होता है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है? कन्फर्म डाटा नहीं है, और ये बहुत ही कठोर और अन्य धातु होता है। क्लियर है? यह सबसे कम और गलनांक भी इसका उच्च होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसका प्रतिरोध कम और गलनांक उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है तब जब चुंबक की गति की दिशा कुंडली के बीच का कोण क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लॉरेंस फार्मूला पढ़ोगे। तो लॉरेंस फार्मूला बोलता है F बराबर बोलता है QVB sin थीटा होता है। यानी कि फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग बताइए सबसे अधिकतम एंगल कितना डिग्री पे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा ना न्यूनतम बोल रहा, तो साइन कितना डिग्री पे, यानी 0 डिग्री पे न्यूनतम। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रेरित धारा न्यूनतम बोल रहा, तो न्यूनतम बोल रहा, तो इसलिए देखिए साइन 0 के लिए वैल्यू यूज करेगा, तो राइट आंसर 0 कर देंगे। क्लियर है? वही अधिकतम बोलते तो 90 डिग्री का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत बल्ब भी होता है, विद्युत केतरी, देखिए केतरी भी अगर आप लोग देखिएगा तो ये भी उत्पन्न होता है, ओवन भी होता है, लेकिन विद्युत जनित्र जो होता है ना वह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए आप लोग को मैं यहाँ से 3-4 चीज़ क्वेश्चन बता देंगे विद्युत के रिगार्डिंग, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे पूरे अच्छे से, लेकिन मैं रिकॉल करवा देता हूँ एक जहाँ पे सारी चीज़ के लिए। देखिए एक होता है सबसे पहले, देखिए
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, सबसे पहले विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो नियम दिया था वह जूल महोदय ने दिया था, इस चीज़ को याद किए होंगे। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो फ्रेंड याद रखें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो दिया था वह दिया था फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। क्लियर है। और एक होता है विद्युत धारा के प्रभाव होता है, तो उसे दिया था ऑस्टेड ने दिया था। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहा, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए सबसे इजी क्वेश्चन ही आप लोग बना लेंगे। तो बोला दो संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। क्लियर है। तो हम लोग मान ली पहला संख्या x मान ली, तो अगला संख्या क्या मानेंगे? x माइनस 2507 मानेंगे ना, बिल्कुल मानेंगे। अब वो रहा जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा दिया था तो भागफल 9 और शेषफल इतना था। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या x माने थे। क्लियर है। तो हम लोग बोलते भाज्य और भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है यहाँ पे ये लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भागफल कितना लिखा था 9 और शेषफल 11। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा टोटल 2819 आएगा, जो कि आप लोग का यही बड़ी संख्या हो गया। क्लियर है। तो 2819 जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। एक घड़ी को 2300 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह घड़ी को 3231.50 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगे? देखिए आप लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। क्लियर है। तो देखिए एक घड़ी को 2300 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। हम लोग क्या करेंगे, 2300 रुपये का वस्तु है, कोई 20% की हानि हो रहा है। क्लियर है। तो 20% अगर हानि हो रहा है तो सिंपल में क्या करेंगे 100/80 कर दीजिएगा ना। तो आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसका जो वैल्यू आएगा CP निकल जाएगा। तो CP निकालेगा तो 2875 लिख रहा है, यानी कि 2875 रुपये निकल गया। क्लियर है। और आप लोग को बोल रहा इसको बेचने पर 3231 रुपये में बेचता है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3231 रुपये ना 3231.50, इसको हम लोग कितना से माइनस करेंगे 2875 से माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो ऑलमोस्टली बचेगा 356 रुपये। क्या बचेगा? 356 रुपया 5 पैसा बचेगा। ठीक है। तो हम लोग को बोला लाभ क्या होगा, सबसे पहले लाभ देख लें आप लोग कितना था 356 था, तो 356.5 कर देंगे। और यहाँ पे CP का वैल्यू कितना था, तो ऑलमोस्टली देखे होंगे शायद कितना था 2875। तो 2875 गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 12.4% लाभ आ जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1384 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1116 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को कितना रुपये में बेचना होगा? जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए कितना रुपये में बेचना पड़ेगा ना। तो देखिए किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1116 में बेचने वाली हानि के बराबर है। तो जब भी इस टाइप से रहेगा तो हम लोग दोनों का ऐड करेंगे, तो 1384 रुपये निकालेंगे। क्लियर है। टोटल CP निकालें प्लस क्या करें 1016 का बाय 2 कीजिएगा। तो इसको सॉल्व किया तो टोटल आप लोग का CP आएगा 1200 रुपये। कितना आ गया फ्रेंड? 1200 रुपये आ गया। अब आप लोग को बोला 1200 तो आ ही गया, बोला ना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कितना % लाभ बोल रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन लिख रहा है इसलिए गलत हो गया क्वेश्चन ये। चलिए स्थान X और Y पर दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि Y से X की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे Y से परे किसी बिंदु Z पर मिलते हैं तो Y से Z की दूरी क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाइए, जब भी एक ही दिशा में रहते हैं तो दोनों की दिशा को घटाते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 26 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। क्लियर है। और Y से X की दूरी 42 किलोमीटर है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी मैं X की रुको बना ही देता है कि सबसे पहले 3 है ना, ये तीन X Y Z के अनुसार करना। मान लेते हैं ये X आप लोग का, B को मान लेते Y में यहाँ पे है और C यहाँ मान लीजिए Z है। क्लियर है। तो पहला लिख रहा X और देखिए आपको पहला लिख रहा ना स्थान X तथा Y पर दो ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से एक ही दिशा में चल रही है। यदि Y से X की दूरी 42 है, यानी कि Y से X की दूरी कितना लिख रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 42 है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का ये लिख रहा है आप लोग को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये 26 जा रहा है, दोनों सीधी रेखा में जा रही है। और यदि वे Y से परे किसी बिंदु Z पर मिलती है, यानी आप लोग को पता नहीं कहाँ मिल रहा है, हम लोग मान लो D पे मिल रहा है, यानी Y से परे Z पे मिलती है, यानी मान ली कहीं बिंदु पे मिल रही है, तो बोलती है Y से Z की दूरी कितनी होगी। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समय निकालेंगे, तो समय में क्या होता है दूरी बटा चाल। तो फ्रेंड दूरी टोटल कितना है, देखिए 42 था, अगला का हमको दूरी नहीं पता, हम लोग D मान लें। क्लियर है। चाल जब भी एक दिशा में रहती, शुरू में देखिए यहाँ पे चाल के लिए क्या कीजिए ना,
हाँ, तो पहला देखिए यहाँ पे हम लोग 42 प्लस डी कर दिए। पहला के लिए अगर देखिएगा तो आप लोग का 32 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 32 मान लेंगे। अगला के लिए दूरी नहीं पता तो हम लोग डी मान लेंगे, और यहाँ पे क्या 26 है। यानी कि सबसे पहले देखिए समय दोनों के लिए इक्वल होगा ना, तो पहला समय बराबर तो दूरी बटा 4, तो 42 था टोटल दूरी, प्लस हम लोग डी कर दिए तो वहाँ तक के लिए क्लियर है बटा। तो वहाँ तक के लिए दूरी देखिएगा कितना था 32 था टोटल के लिए, बाय अगला का दूरी नहीं पता था डी कर देंगे, और वहाँ तक का चाल कितना था 26 किलोमीटर था क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोनों को इक्वल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर डी का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग के बीच में जो वैल्यू आएगा 182 किलोमीटर आएगा। ये आप लोग को क्वेश्चन लिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो राइट आंसर करेंगे तो 182 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगर कंफ्यूजन है तो देखिए मैं एक बार लास्ट समझा रहा हूँ। ये आप लोग को एक्स करना है, ये आप लोग को वाई करना है, और ये आप लोग को जेड करना है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। देखिए एक्स, देखिए एक्स क्रमशः एक्स से वाई तक के जो जा रहा है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जा रहा है क्लियर है। यानी ये आप लोग का दिशा है, देखिए इस साइड जा रही है। फिर वाई से जेड की ओर जा रही है 26 किलोमीटर क्लियर है। अब एक्स से वाई तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी 42 लिख रहा है, आप लोग को यहाँ तक का पता नहीं है। हम क्या किए देखिए समय दोनों में कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, केवल कंसेप्ट है समय बराबर क्या तो दूरी बटा चाल। तो हम लोग देखेंगे पहला का दूरी यहाँ से लेके यहाँ टोटल जा रहे हैं, तो टोटल दूरी यहाँ पे 42 था और यहाँ के लिए डी था, तो टोटल ये आप लोग एक ही दिशा समझा इधर ना, तो यहाँ पे टोटल चाल कितना था तो देखिएगा 32 था, तो 32 को डिवाइड कर देंगे बराबर। फिर यहाँ से केवल डी आप लोग का डी हो गया दूरी, और यहाँ पे चाल कितना था 26 था। अब इसको सॉल्व कर लिया, डी का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अगला ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू का बराबर 185 रेशियो 158 है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आप लोग वैल्यू पुट करके देखिएगा। मान लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, वैसे आंसर इसका डी है। चलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कैसे ऑप्शन को। अरे भाई हाँ, इसमें आप लोगों को क्या कीजिएगा ना, आप लोग को हिट सॉरी क्या बोलते हैं सर, हिट मेथड का कुछ बोलते हैं मेथड को यूज करते हैं। देखिए यानी कि हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्राई। तो देखिए 7 और 3 को पुट किया, यानी एक यहाँ पे 7 माने तो 7 का क्यूब कीजिए कितना 43 आ जाएगा। अब बी यहाँ पे पहला बी का क्यूब कीजिएगा तो 27 आएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 10 आ गया, 4 2 6 1 7 आ गया 3, यानी 370 आ गया। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 343 माइनस क्या करेंगे 27 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, फिर यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालेगा। तो फ्रेंड्स अगर रेशियो निकालेगा 370 और 316 का ना, तो आप लोग भी यही आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए 370 रेशियो क्या कीजिएगा 370 रेशियो 316 निकालेगा, तो आप लोग को भी जो वैल्यू आएगा, यानी 370 किसका वैल्यू होता है 185 का होता है, और 316 जो होता है 158 का होता है। तो ऑलमोस्टली 185 रेशियो 100 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये इजी ही क्वेश्चन बोला जाता है इस टाइप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। हाँ, यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें याद रखिएगा इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा फ्रेंड। तो आप लोग बनाइएगा तो एक्स वाई का विलंब तथा वास्तविक लंबाई आएगा क्लियर है। प्रिज्म के फेस किस प्रकार की आकृति होती हैं। हमेशा आप लोग देखे होंगे प्रिज्म के जो फेस होता है आप लोग देखे भी होंगे बनाए भी होंगे, तो हमेशा वो आयत और वर्ग दोनों की तरह होता है। यानी कि प्रिज्म का जो फलक होता है आयताकार या वर्गाकार दोनों आकृति के होते हैं क्लियर है। इसके 2 फलक समान होते हैं जिससे आधार कहते हैं क्लियर है। चलिए तो इसका जो से फेस आकृति होती है वह ए यानी वर्ग और आयत दोनों की तरह होती है। निम्नलिखित में चित्रों का अनुपूरक कोण क्या होगा। सबसे पहले में कौन सा निम्नलिखित चित्रों में कौन सा अनुपूरक कोण है, तो अनुपूरक कोण का कहा जा रहा है, यानी अनुपूरक कोण बोला रहा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए अनुपूरक का अर्थ होता है जिसका योग करने पे 180 डिग्री आ रहा। तो देखिएगा 180 लाना होगा ठीक है। तो नहीं, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन बोल रहा कौन सा अनुपूरक कोण है, तो अनुपूरक कोण उसे कहते हैं जिसका 2 एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। यानी कि तो यहाँ पे देखिए दोनों को कीजिएगा 190 सॉरी यहाँ पे 90 आ जाएगा क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही बातें करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो देखिए ये आप लोग को जो एंगल लिख रहा है यानी इसको लिखेंगे सरल एंगल बोलेंगे क्लियर है। सरल कोण सॉरी सरल कोण भी नहीं है, ये आप लोग को जो आ रहा है इसे आप लोग लिखिएगा संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं को आपूर्तित करने वाला सबसे बड़ा देश है। चलिए ठीक है, भारत एक विकसित देश है। देखिए विकसित देश के बारे में तो यहाँ पे नहीं लिख रहा, तो हम इसको भी नहीं मान लेंगे। दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से केवल 2 निष्कर्ष सही कर रहा, तो ऑप्शन 84 क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को खाली क्लिक कर देंगे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग का आगे है, देखते हैं क्या लिखा। दी गई सूचना में ध्यान से पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। 6 दोस्त PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठा है किंतु जरूरी नहीं सही है। पहला लिखा देखिए
पी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, पी जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे है। सबसे पहले अपने उत्तर की ओर देखिए, यहाँ पे क्या उत्तर की ओर अभिमुख है, तो पी जो है ना क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, पहला स्टेप पढ़िए। तो हम बनाने चाहते हैं, देखिए पी को क्यू के दाएं से तीसरे, सबसे पहले क्या कहते हैं क्यू को बैठा देते हैं, क्यू के अब इसके तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पे हम लोग पी को बैठा दें। आई होप आप लोग क्लियर होगा। आर और टी पड़ोसी है, अभी आर के बारे में हमको पता नहीं तो छोड़ दिए। यू टी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, इसके बारे में भी पता नहीं है। पी आर और टी में, सॉरी पी आर और टी में किसी एक का भी पड़ोसी नहीं है, यानी पी जो है ना ही यहाँ पे आर होगा ना ही यहाँ पे टी होगा, तो यू के दाएं और केवल एक बैठा है। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू टी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। तो फ्रेंड्स हम लोग को बनाएंगे, सबसे पहले 6 लोगों को बैठा है, 1 2 3 4 5 6 बैठा दिए, क्लियर है। पहला बोरा आप लोग का पी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, चलिए बैठा देते हैं पी क्यू। तो यहाँ पे बैठाएंगे पी क्यू, क्यू के दाएं से तीसरे, तो यहाँ मान लीजिए क्यू है इसके तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बैठा देंगे। अब बोरा आर और टी पड़ोसी है, तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा ना यू पी आर और टी में किसी का भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे आर और टी नहीं बैठाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पे लिखें आर और टी बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यू के दाईं ओर केवल, यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखिए यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति यानी पी बैठ गया, तो हम यहाँ पे किसको बैठाएंगे, एस को, बैठ तो गया ये। अब पूरा आर के दाएं से तीसरे, आर के दाएं से, आर के दाएं, तो फ्रेंड्स आर कहाँ पे, ये आर के दाएं से तीसरे व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा व्यक्ति आर के दाएं से तीसरे व्यक्ति के बाएं से दूसरे, यानी पहला दूसरा कौन होगा, टी हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर है। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा, टी। चलिए अगला, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठा है। अब आप लोग को बोल रहा है, देखिए एफ सबसे पहले लिख रहा है, एफ सबसे पहले उत्तर, एफ बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, 6 व्यक्ति को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, एफ बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है। सबसे पहले बाएं छोर पे ये हो गया, दूसरा तीसरा, यानी एफ को हम लोग यहाँ बैठा दिए। चलिए कलर को चेंज कर देते ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। देखिए एफ को हम लोग बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा दिए। डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में सीट की संख्या उतनी ही है जितना ई और एफ के बीच में है, यानी कि देखिए दोनों के बीच में, डी और एफ के बीच में इतना ही है जितना कि दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करें, देखिए डी और एफ के बीच सीट की संख्या उतना ही है जितनी कि ई और एफ के बीच में है। तो जब भी उतना इतने के बोले ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को में एक एक डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे है एक का डिफरेंस लिए, तो हम लोग इसके जहाँ पे एक का डिफरेंस लें, यहाँ पे आप आ गया, क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग बना सकते हैं। आई होप आप लोग को ई यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए ई ना तो एफ और ना ई ना तो एफ के बगल में बैठा और ना ही किसी पंक्ति के किनारे, तो हम लोग यहाँ पे बैठा दिए। ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो ए और बी के बीच में 3 लोग को बैठाइए। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है ना, तो देखिए 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति बैठ गया, तो हम लोग यहाँ पे बी को बैठा देंगे, क्लियर है। अब क्या बोला, अब बैठा लीजिए ना, तो क्या लिख रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी को हम लोग यहाँ पे केवल बैठा देंगे। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो देखिए डी है, डी के दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन हो गया, सी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, हाँ। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन बस खत्म हो गया क्या, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। फिर आगे इसी टाइप्स का क्वेश्चन 87 नंबर को क्वेश्चन अभी देखता हूँ मैं, ठीक है। लिख रहा, इसको आप लोग देख लीजिए, घड़ी वाला ये। अब देख ले, एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है तो मोती किस दिशा की ओर है। जब भी फ्रेंड देखिए सुबह में सूर्य पूरब में उगता है और कोई भी परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी, ठीक है। अब मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही होगी, यानी कि दाहिनी ओर करेगी, तो किस दिशा में आएगा फ्रेंड। तो देखिए मोती किस दिशा की मुख करके बैठा, तो ऑलमोस्टली इसमें करिए ना, तो सुनीता का मुँह दक्षिण की ओर था, दक्षिण तो मोती का क्या होगा, उत्तर की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्या बोले, एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। आप लोग को पता है सुबह में सूर्य पूरब की ओर उगता है, सूर्य पूरब की ओर उगता है, आप कोई भी परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब लिख रहा, मोती की छाया सुनीता के दाहिनी ओर पड़ रही है। मोती की छाया देखिए यहाँ लिख रहा है, मोती की छाया सुनीता के दाहिनी ओर पड़ रही है। मोती किस दिशा की ओर मुख करके बैठी है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली उत्तर की ओर हो जाएगा, सही तो ये। चलिए अगला, पेट्रोलियम कहा जाता है। देखिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, इस टाइप से बनाइए। ये बाईं ओर था ना, तो यहाँ पे दाईं ओर गया, तो दाईं के उत्तर कर दीजिए ना ये। चलिए 88 का ऑप्शन नहीं हो गया। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए, पेट्रोलियम एक प्रकार गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि शर्तों के साथ इसका उत्पादन अब अस्तित्व में नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? हमेशा याद रखें फ्रेंड, इसके लिए क्या होगा, घड़ी जो होगा सुस्त हो जाएगी। क्या होगी? ये सुस्त हो जाएगी। और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे टी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आप लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाय होता है लेंथ बाय जी होता है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए घनत्व का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अब वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हो। देखिए सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा जल का घनत्व का। तो याद रखिए जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। क्लियर है? वही बर्फ के बारे में बात करना चाहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है बर्फ के बारे में बात करना चाहते हैं तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। वही सबसे इंपॉर्टेंस पारा आता है। तो पारा के लिए आप लोग को ऑलमोस्टली पढ़े होंगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। क्लियर है? तीनों याद रखिएगा। ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित करते हैं। तो गलनांक बिंदु है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, लक्स किसकी इकाई होती है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स हम लोग पढ़े होंगे लक्स जो होता है आप लोगों को प्रदीप्ति का इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो वस्तु क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा एस जब भी शून्य रहेगा ना तो इसके अनुसार सतत वेग से चल रही है, यानी सतत वेग से चल रही है। सतत वेग से चल यानी एक ही वेग से चल रही है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बाई टी होता है। इस प्रकार आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, देखते हैं क्या लिख रहा है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो इसमें आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड जो होता है ना हमेशा क्या होता है? एक स्थिर रहता है। याद रखिएगा हमेशा ही क्या रहता है? स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को बनाना है 1 से लेकर n तक संगत बारंबारता के साथ माध्य ज्ञात करना। तो फ्रेंड इसके लिए फार्मूला अगर आप लोग लिखिएगा तो फार्मूला याद कर लिए 2n+1 कर लिए 2n+1/3 कर दीजिएगा। ये फार्मूला को याद रखिएगा तो 2n+1/3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए लिख रहा जॉन जीन से आयु से दुगना बड़ा है। चलिए ठीक है मान लेते हैं, यानी मान लीजिए जॉन है, ये आप लोगों का जॉन है, आइए जीन है। चलिए जीन है तो जीन से दुगना बड़ा है। चलिए 2x मान लीजिए। क्लियर है? 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों में ऐड कर दें। 3 वर्ष बाद आयु का योग, यानी दोनों को आयु का योग 66 वर्ष होता है, यानी कि दोनों का योग कर दें 66 वर्ष। अब जोड़िए 2x और x, 3x हो गया, 3x + 6 बराबर 66 कर दिए। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालिए x का तो 66 में से 6 गया 60 बचा। 60 को 3 से डिवाइड करें 20 वर्ष आ गया। क्या आ गया? 20 वर्ष। तो आप लोग को बोला जॉन की वर्तमान जीन और जॉन की वर्ष क्या हो गया? तो देखिए 20 और 40 वर्ष आ जाएगा। 20 और 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है? तो 20 और 40 यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 20 और 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिएगा इसमें आप लोग को HCF निकालना है। तो देखिए P बराबर लिखा AMR, Q बराबर BM2R। आप लोग को PQ का महत्तम समप्रथन HCF निकालना है। तो HCF तभी निकलेगा जब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखिए दोनों में यहाँ पे M है, यहाँ भी M है, तो दोनों को M लिख देंगे। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो MR होगा। क्या होगा? MR होगा। क्लियर है? चलिए अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड लिख रहा है देखिए अकाउंट्स में 80% है, HR में 90%, एडमिन 100%। ये देख लीजिएगा। तो बोला पाई चार्ट में L और D द्वारा किया गया व्यय 6400 है। तो एडमिन और HR द्वारा व्यय क्या होगा? सबसे पहले देखिए एडमिन कितना परसेंट था? तो 100 डिग्री है। क्लियर है? और HR, तो HR कितना लिखा? 90 डिग्री। दोनों को सम कीजिएगा, तो दोनों को सम कर देंगे तो 190 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 190 डिग्री आ गया। क्लियर है? और हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें देखिए 190 डिग्री आ गया ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़े? 64 था टोटल के लिए। तो देखिए सबसे पहले टोटल को ऐड कीजिए 80 9 यानी कि 170 170 5 220 220 और 40 कीजिएगा 220 260 ये 360 डिग्री आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे देखिए टोटल व्यय लिख रहा है 6400 रुपये। तो हम लोग को सबसे पहले 40 डिग्री के लिए निकालेगा LD का। तो 40 डिग्री का वैल्यू निकालेगा तो 6400 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑलमोस्टली राइट आंसर 160 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 190 जो था 190 को भी किससे गुना कर देंगे? 160 से। तो ऑलमोस्टली गुना कीजिए तो 30400 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आप लोग का रैकरिंग का क्वेश्चन है। देखिए 0.13 पे पावर रैकरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे 313 पे रैकरिंग है, दो संख्या पे तो 99 ले देंगे तो 13/19 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 13/99 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को कैसा लगा 100 क्वेश्चन सीरीज? देखिए मुझे बताइएगा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए सेट नंबर 2 शायद मैं नहीं बताया था, मुझे कमेंट बॉक्स में आया था। तो चलिए सेट नंबर 2 में अब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्लियर? तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सारी चीज़ को मैं बता दूंगा, बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। क्लियर है? क्योंकि इसमें भी 1 घंटा टाइम लग जाएगा पूरा बताने के लिए।
देख लीजिए वैसे कुछ क्वेश्चन अगर देखना है तो, और आप लोग प्लानिंग लिखिए, आप लोगों का प्लानिंग क्या है, उसके बाद मैं आप लोग को और हेल्प करूंगा। और नाइट टाइम मेरा प्रयास रहेगा आज पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था उसको मैं पूरे के पूरे बता दूंगा। क्लियर है? चलिए ये रहा, आप लोग देख लीजिए, डिस्कशन भी है। चलिए, और सेट नंबर इससे पहले काफ़ी मैं अपलोड कर चुका हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, बाय। सागर कुमार, गझंडी, कोडमा, झारखंड।